एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर सेटअप में। इलेक्ट्रीशियन तथा वायरमैन के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का ये चौथा सेट आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसके पहले के ऑलरेडी 3 सेट अपलोडेड हो चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, और अगर आप उन तीनों वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, तीनों क्लास का देखना चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जा करके पीछे की जो तीनों वीडियो जो तीनों क्लास हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं वो ITI की वार्षिक परीक्षा तथा CTI के एंट्रेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। तो इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी ये क्वेश्चन सेट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चन सेट का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट careersetup.in पर जा करके इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 61 का यहाँ पर देखिए कि जो एक स्थिर विद्युत आवेश क्षेत्र होता है केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करने का काम करता है। तो 61 का यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर सही। ठीक है, 61 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या कारण होता है। यानी जो कंडक्टर में अगर कोई करंट प्रवाहित फ्लो हो रहा है तो उसका कारण क्या होता है। प्रतिरोध में अंतर, या फिर ताप में अंतर, या विद्युतीय विभव में अंतर, या इनमें से कोई नहीं। तो 62 का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। जो विद्युत विभव में डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसकी वजह से किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये 62 का यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 63 नंबर, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। यानी चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह को समझने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। ओम के नियम का, किरचॉफ के नियम का, जूल के नियम का, या फैराडे के नियम का। तो 63 का यहाँ पर है देखिए, किसी चालक में के नेटवर्क में धारा के प्रवाह को, यानी धारा कौन सी आ रही है या फिर कौन सी नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है, इसका आप व्यवहार समझना चाहते हैं तो उसके लिए किरचॉफ नियम का प्रयोग किया जाता है। जिस नियम के अंतर्गत किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त आने वाली तथा जाने वाली जो धाराएं होती है उनका समस्त बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो 63 का यहाँ पर बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धातु का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, या परिवर्तित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 64 का यहाँ पर है 64 का यहाँ पर ए नंबर है। देखिए, जो धातु का ताप होता है वो टेम्परेचर होता है उसके प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो धातु का ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और धातु का ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो 64 का यहाँ पर ए नंबर सही होगा। बढ़ता है, ताप यहाँ पर बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी उसका बढ़ेगा। ठीक है, 64 का यहाँ पर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात क्या होता है। घटेगा या फिर बढ़ेगा, या फिर समान रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 65 का यहाँ पर ए नंबर सही होगा। आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात घटेगा। तो 65 का यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। जो कि जो आवृत्ति होती है वो इंडक्टिव प्रतिघात के प्रोपोर्शनल होती है, इस वजह से घटने से यहाँ पर भी घटेगा। तो 65 का ए नंबर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत उत्पन्न होती है। यानी कांच की छड़ को जब आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि कांच की छड़ को जब किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। गतिक विद्युत या स्थैतिक विद्युत, एक तथा दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 66 का यहाँ पर है बी नंबर। यहाँ ऐसे केसेज में स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होती है। तो 66 का यहाँ पर बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, किसी वोल्टेज सोर्स से कई लैंप समानांतर में जुड़े हुए हैं। एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंप धीमी रोशनी देंगे, प्रभावित नहीं होंगे, या फिर अधिक रोशनी देंगे, या बुझ जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से आप ध्यान से पढ़ लीजिए। किसी वोल्टेज सोर्स से कई लैंप जो है कि समानांतर क्रम में जुड़े हैं, यानी कई सारे लैंप है समानांतर क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में नहीं। तो उनमें से यदि एक लैंप जल जाए तो अन्य सभी लैंप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 67 का यहाँ पर बी नंबर होगा। उनसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा बाकी पर। अगर एक जलता है तो दूसरे बाकी के सारे भी जलेंगे। तो 67 का यहाँ पर बी नंबर सही होगा, यानी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है।
प्रतिरोध का यानी रेजिस्टेंस को यथार्थता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? लॉरेंट विधि, रेले विधि, ओम नियम विधि या व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। तो 68 का यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। प्रतिरोध का यथार्थता को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 68 का यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 69 नंबर। लेंज नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का नियम का परिणाम है? यानी लेंज नियम, इसका पूछने का मतलब है कि लेंज नियम किस ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है? आवेश का, प्रेरित धारा ऊर्जा या फिर प्रेरित ईएमएफ। तो 69 का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर 69 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। 3 फेज 4 स्टार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है। यानी 3 फेज का कोई करंट सप्लाई है और 4 जो कि स्टार सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में वहाँ पर न्यूट्रल जो तार होता है उसका रंग कौन सा होता है? सफ़ेद, लाल, काला या फिर नीला। तो 70 नंबर का सी नंबर होगा यहाँ पर। जो ऐसे केसेज में न्यूट्रल तार का जो रंग होता है वो काला होता है, यानी ब्लैक होता है। तो 70 का यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को इनमें से यहाँ पर फिल करना के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है। तापन तत्व की लंबाई कम करने के लिए या फिर तापन तत्व की अवधि या आयु बढ़ाने के लिए, ऑक्सीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए या धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए। तो 71 का यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। जो अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को तापन तत्व की अवधि या आयु बढ़ाने के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है। तो 71 का यहाँ पर बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। पदार्थ में चालन नहीं होगा समान पदार्थ के तार में या फिर असमान पदार्थ के तार में या समान विद्युत वाहक बल के तार में या फिर उपयुक्त सभी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72 का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। पदार्थ में चालन नहीं होगा, उसका रीज़न है कि अगर समान विद्युत बल के तार हैं तो उनमें जो है कि चालन नहीं होगा। तो 72 का यहाँ पर सी नंबर होगा। समान विद्युत वाहक बल का मतलब ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं ईएमएफ को। तो ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसका कि हिंदी में नाम होता है विद्युत वाहक बल। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर। इनमें से किसकी चालकता अधिकतम होती है? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की या फिर आयन की। तो 73 का यहाँ पर सही आंसर है डी नंबर। आयन की जो चालकता होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 73 का डी नंबर सही होगा, आयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की नहीं पूछ रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम होता है, ओम मीटर या एमएचओ या फिर एमएचओ मीटर। तो 74 का यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई होती है ओम मीटर होता है। और अगर यहाँ पर केवल प्रतिरोध पूछता तो उसका जो होता है इकाई यानी मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पर 74 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। एक कलीय संधारित्र में इस्तेमाल किए जाने वाले संधारित्र में परावैद्युत माध्यम नहीं होता है, वोल्टेज रेटिंग नहीं होती या फिर निश्चित मान नहीं होता है या फिर ध्रुवीय संकेत नहीं होता है। तो 75 का यहाँ पर सही हो जाएगा डी नंबर। ऐसे केसेज में जो है कि संधारित्र में ध्रुवीय संकेत नहीं होता है। तो 75 का यहाँ पर डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। एक विद्युतीय तापक संवहन कमरे में उपयोग की जाने वाली गर्म करने की पद्धति कौन सी है? प्रतिरोध तापन पद्धति या फिर चाप तापन पद्धति, परावैद्युत तापन पद्धति या फिर प्रेरण तापन पद्धति। तो 76 का यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। ऐसे केसेज में जो है कि प्रतिरोधन तापन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो 76 का ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। एक सरल कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती हैं। द्वारा है, द्वार नहीं है, द्वारा पृथक रहती हैं। प्रतिरोधक के द्वारा, प्रेरक के द्वारा, परावैद्युत के द्वारा या फिर चालक के द्वारा। तो एक सरल कैपेसिटर में जो 2 प्लेटें होती हैं वो परावैद्युत के द्वारा पृथक यानी अलग अलग रहती हैं। तो यहाँ पर 77 का सी नंबर सही होगा, यानी डाई इलेक्ट्रिक, इसका इंग्लिश नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक। तो 77 का सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। डिस्च धारा के मामले में यानी डीसी करंट के मामले में धारा प्रत्यावर्ती दिशाओं में बहती है या फिर धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है? धारा की दिशा समय के साथ बदलती है या फिर धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है? तो 78 का यहाँ पर डी नंबर सही है। डीसी करंट के मामले में धारा केवल एक ही दिशा में फ्लो होती है। तो यहाँ पर 78 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर।
आदर्श करंट सोर्स में आंतरिक चालकता शून्य होती है या फिर आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, लोड न होने पर वोल्टेज शून्य होता है या ओमिकाएँ नहीं होती हैं। तो 79 का यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। अगर आदर्श करंट सोर्स की बात करें तो ऐसे केसेज में आंतरिक चालकता जो है कि शून्य होती है, तो 79 का ए नंबर सही हो जाएगा। और आज के इस चौथे नंबर के सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। धारिता की इकाई क्या है, यानी कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? हेनरी होती है, फैराडे, जूल या फिर कूलाम। तो क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पर है बी। धारिता यानी कैपेसिटेंस की जो इकाई होती है फैराडे होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 का बी नंबर सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे के सेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी मैं अगला सेट अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलता रहे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगले क्लास में मिलते हैं सेट नंबर 5 के साथ।